देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट हमारे हिंदुस्तान में 1967 में लागू किया गया। पासपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है और यह सर्टिफाइड करता है कि यह होल्डर रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नागरिक है या नहीं। देखिए, यानी अपने देश के अलावा यानी दूसरे देशों में घूमने के लिए पासपोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है भैया। पासपोर्ट अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो पासपोर्ट एक आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करती है और यानी एक आईडी की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। तो जब किसी देश का नागरिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है या आवेदन करता है, तो उस देश की सरकार आवेदनकर्ता या एप्लीकेंट के बारे में सारी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में अगर पाया जाता है ये पर्सन कानूनी रूप से पासपोर्ट के लिए क्वालिफाइड है, तभी उसको पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, पासपोर्ट जो होते हैं, पासपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। अलग अलग लेवल के लोगों के लिए अलग अलग पासपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो आज हम समझेंगे 3 प्रकार के पासपोर्ट आखिर होते क्या हैं और किन किन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यानी कि टाइप ऑफ पासपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ठीक है ना। तो हम समझेंगे ऑर्डिनरी पासपोर्ट आखिर है क्या, किन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। देखिए, ऑर्डिनरी पासपोर्ट देखिए जैसे हमारे देश के आम नागरिक को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आम नागरिक कौन हो गया, जैसे लेबर हो गया, ठीक है ना। ये जो लेबर जो लोग होते हैं, इन लोगों के लिए ऑर्डिनरी पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और पढ़े लिखे भी होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हमारे देश के अलावा दूसरे देशों में जाकर के काम करते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है। ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट 2 तरह के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 तरह का होता है, ठीक। ECR और दूसरा ECNR, ठीक है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कम से कम आप 10 क्लास तक पढ़े लिखे हैं, तो 10 क्लास का आपके पास मार्कशीट है, तो आपका ECNR पासपोर्ट बनेगा, ठीक है ना। जब आपके पास 10 क्लास का मार्कशीट नहीं है, आप 10 क्लास से कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास मार्कशीट है ही नहीं, कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं कि भैया आप पढ़े लिखे हैं, तो आपका ECR पासपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट समझ गए ना, हमारे देश के आम नागरिकों के लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जनता के लिए। तो ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट का जो कलर होता है एकदम डार्क कलर का होता है, ठीक है। डार्क कलर आप देखेंगे, उसका जो ऊपर का जो कवर होता है एकदम डार्क कलर का होता है। और इसे P टाइप पासपोर्ट कहते हैं। P का मतलब होता है पर्सन, ठीक है, यानी किसी पर्सन का पासपोर्ट है। तो पहला पासपोर्ट हम समझ गए। दूसरा पासपोर्ट कहते किसको हैं? दूसरा पासपोर्ट कहते हैं ऑफिशियल पासपोर्ट। ये ऑफिशियल पासपोर्ट आखिर भाई किन लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो ऑफिशियल पासपोर्ट है, देखिए हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रोवाइड किया गया है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उसके लिए ऑफिशियल पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये जो हमारे देश का जो गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर मान लीजिए विदेश में किसी काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के मतलब कि हमारे सरकारी काम के लिए अगर कोई काम का ज़रूरी पड़ गया है, ठीक है ना, तो ये अधिकारी लोगों का जो पासपोर्ट बनता है, ठीक है, ये ऑफिशियल पासपोर्ट बनते हैं, ठीक। इन लोगों का जो पासपोर्ट होता है ना, उसका जो ऊपर का जो कवर होता है, ऊपर का जो कवर वाइट कलर का होता है और उसका S टाइप पासपोर्ट कहते हैं। S का मतलब होता है सर्विस पासपोर्ट, ठीक है ना। तो तीसरा पासपोर्ट की बात करेंगे। तीसरा नंबर 3 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आखिर किन लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है भैया? ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं, हमारे देश के जो हाईली प्रोफाइल, जो हाईली मतलब बोल सकते हैं कि हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए, नहीं ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है जो हाईली प्रोफाइल लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो हाईली प्रोफाइल के लोग हैं, जैसे मंत्री लोग, ठीक है, मंत्री लोग हो गए और
कृषि मंत्री लोग हो गए, जैसे जो बड़े बड़े नेता सब हैं, यानी कि सरकारी नेता सब हैं, उन लोगों के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी जो देश में घूमते हैं, कौन सा पासपोर्ट लेकर घूमते हैं? वो लोग जो घूमते हैं यही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर के घूमते हैं। देखिए भैया, हमारे देश में देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पासपोर्ट बनाया गया है, ठीक। आप जिस क्वालिटी के लोग हैं उसी क्वालिटी के तरह आपको पासपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है ये मैरून कलर का होता है, यानी कि पूरा मैरून, उसका ऊपर का जो कवर होता है मैरून कलर का होता है, और उस पासपोर्ट यानी डी टाइप पासपोर्ट कहते हैं या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक। तो इसका सारा प्रोसेस आपको मैं बताया हूँ, क्योंकि मैं अपना पासपोर्ट अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो हमको कहाँ कहाँ ज़रूरी पड़ा, क्या कहाँ कहाँ जाना पड़ा, उन सारे चीज़ों को मैं लिखा हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है, समझने में, ठीक। तो हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई पासपोर्ट। देखिए पासपोर्ट जो होता है भैया, अप्लाई करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपका क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ होना चाहिए क्या कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो होता है ना पूरा क्लियर होना चाहिए, एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। आप हिंदुस्तानी हैं, आप देश का नागरिक हैं, देश के नागरिक होने के नाते आपका पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट से आपका अप्लाई होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, आपका पासपोर्ट ऑफिस में रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा आपका डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है ना। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सर्टिफिकेट भी पूरा ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक। अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगा, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगा, पैन कार्ड, उसके बाद मार्कशीट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद, ठीक है ना, ये अप्लाई कहाँ पे करेंगे, मिनी सेवा और साइबर कैफ, ठीक। देखिएगा अपने अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पे मिनी सेवा होता है या साइबर कैफ वाले होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, बनाते हैं, या आपका रिजल्ट वगैरह 10th इंटर का रिजल्ट निकलता है तो आप लोग चेक करने ले जाते हैं यहाँ पे, तो वो लोग ये सब चीज़ बनाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ का अप्लाई करता है। तो आप जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे यहाँ पे, तो आपको तीन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, ठीक है ना। ये 3 चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका अप्लाई होगा, ठीक है। अप्लाई हो जाने के बाद जब ये मिनी सेवा वाला और साइबर कैफ वाला आपको क्या करे, आप जब आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा ना, अप्लाई हो जाने के बाद आपको क्या देगा, एक छोटा सा पेपर देगा कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक। ये रिसीप्ट पेपर देगा आपको, ठीक है। वो प्रूफ रहेगा कि आपने अप्लाई किया है पासपोर्ट, ठीक। जब ये आपका पासपोर्ट यहाँ पे मिनी सेवा में अप्लाई हो जाने के बाद उसी वक्त आपका डेट फिक्स हो जाता है कि आपको 1 सप्ताह के बाद आपको फिर पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है। 5 दिन 6 दिन यानी 1 सप्ताह आपको रुकना पड़ेगा। रुक जाने के बाद तब आपको पासपोर्ट ऑफिस बुलाया जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पासपोर्ट ऑफिस होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बिहार के हैं तो बिहार में पासपोर्ट ऑफिस हम लोग का पटना है, ठीक है। तो हम लोग पटना गए थे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक। तो जब आप अप्लाई करेंगे, जब आपके पास रिसिप्ट पेपर दे देगा, ये रिसिप्ट पेपर लेकर के आपको पासपोर्ट ऑफिस पूरा वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ये पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा, देखिए। ओरिजिनल, पक्का पूरा ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ ओरिजिनल नहीं रहेगा तो आपका अप्लाई नहीं, वहाँ पे वेरिफिकेशन वहीं आपका तब रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपका तब गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा, आपका अप्लाई होगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो आपका वेरिफिकेशन पूरा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका रिजेक्ट हो जाएगा ऑफिस में जाकर के, तो आपका ऑफिस जाना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये पासपोर्ट ऑफिस यानी आपको वेरिफिकेशन करता है भैया कि आप हैं कौन, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट का पूरा चिट्ठा वहाँ पे पूरा जांच होता है, ठीक। जांच हो जाने के बाद, ठीक है, कुछ छोटा मोटा इंटरव्यू भी लिया जाता है, थोड़ा मोटा पूछा भी जाता है वहाँ पे, ठीक है, ठीक। उतना बेसी टॉर्चर नहीं करता है, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन से वहाँ पे पूरा रहना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे भगा देगा, समझे। तो यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में आपका जब पूरा वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ये पासपोर्ट ऑफिस वाला जो होता है, ये क्या करते हैं, ये आपका पेपर को भेज देगा कहाँ पे,
पुलिस स्टेशन भेज देगा, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन या थाना, जब थाना पे आपका जो पेपर, पासपोर्ट पेपर है आपका थाना पे आ गया, आ जाने के बाद यानी कि 5-6 दिन के बाद यानी आपके थाना पे पेपर, पासपोर्ट पेपर आ जाता है, ठीक है। तो ये थाना वाला क्या करता है, ये पुलिस स्टेशन या थाना वाला क्या करता है, तो यह आपको जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, यानी कि दो आदमी को साथ में लेके जाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अपना आदमी नहीं होना चाहिए, यानी कि अपना पापा या चचा, ठीक है, ये सब अपना कोई रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा हट के, ठीक है, यानी अपना खून का कोई आदमी नहीं होना चाहिए, ठीक। होना चाहिए कौन, यानी कि थोड़ा अपने गैर होना चाहिए, ठीक है ना। एक वो आदमी होना चाहिए, एक दूसरा अपने घर से लेकर कम से कम 5-6 घर, यानी कि 500 मीटर दूर उसका घर होना चाहिए, एक वो आदमी, एक अपने घर के बगल का आदमी, ठीक है। यानी 2 आदमी साथ में पुलिस स्टेशन थाना जाना पड़ेगा, ठीक, यानी कि पासपोर्ट फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए, ठीक। जब यहाँ पे आप थाना पे जाएंगे 2 आदमी को लेकर के, वो 2 आदमी को साथ में क्या लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, और वो आधार कार्ड का जीरोक्स वहाँ पे वेरिफिकेशन फॉर्म में लगता है, ठीक है ना। तो यह पूरा पक्का समझ में आ गया। देखिए, जब आपका पूरा पुलिस स्टेशन पे पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, हो जाने के बाद ये पुलिस वाला क्या करता है, ये थाना वाला, ये आपका पेपर को भेज देगा कहाँ पे, एसपी ऑफिस भेज देगा, ठीक है। ये एसपी ऑफिस में आपका पेपर को साइन होता है, ठीक है। ये थाना का काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये पूरा काम वेरिफिकेशन कर लेने के बाद ये आपको एसपी ऑफिस भेज देता है। एसपी ऑफिस वाला क्या करता है, यहाँ पे आपका फॉर्म, जैसे आपका पेपर पूरा साइन हो गया, पूरा चेक चाक हो गया, हर एक चीज़ हो गया, ये एसपी ऑफिस वाला फिर आप पासपोर्ट ऑफिस भेज देता है आपका पेपर को। पासपोर्ट ऑफिस में आपका पेपर पूरा वेरिफिकेशन यानी कि पहले से हो ही गया होगा, हो ही जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद एसपी ऑफिस से पेपर आपका पहुँचने के बाद तब वहाँ पे आपका पासपोर्ट बनता है, ठीक है। पासपोर्ट बन जाने के बाद आपका डायरी, यानी कि डायरी की तरह पासपोर्ट होता है, ठीक है। वो पासपोर्ट जैसे डायरी की तरह बन जाने के बाद पासपोर्ट आपको कहाँ पे आ जाएगा, यानी पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, ठीक है ना। ये पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस वाला पासपोर्ट बना करके बढ़िया से कहाँ भेजता है, पूरा फाइनल जो पासपोर्ट आपका आ जाता है वो भेजता है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है ना। ये पोस्ट ऑफिस वाला क्या करता है, आपको अपने घर में, आपके घर पे लाकर पहुंचा देता है, ठीक। योर होम आपके घर में पासपोर्ट आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू अप्लाई पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है क्या, वीज़ा, VISA। वीज़ा का फुल फॉर्म होता है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, ठीक है ना। देखिए, वीज़ा के बारे में हम समझेंगे आखिर वीज़ा होता क्या है। देखिए, वीज़ा जो होता है एक तरह से परमिशन लेटर होता है, ठीक है ना, एक तरह से ये परमिट लेटर होता है, ठीक। अगर हम एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए जा रहे हैं तो दूसरे देश की सरकार, ठीक है, अगर हम मान लिया जाए कि अगर हम दुबई जा रहे हैं काम करने के लिए, दुबई की सरकार बोले कि ठीक है भैया, आप मेरे पास आओ, आप मेरे पास नौकरी करने के लिए आओ, ठीक है, लेकिन आपको मैं क्या दूंगा, एक परमिट लेटर दूंगा कि आप कितने दिन के लिए आप मेरे पास काम करने के लिए आ रहे हैं, आप मेरे पास नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो उस परमिट लेटर में यानी वीज़ा में आपको लिखा रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आप 6 दिन यानी 6 महीने के लिए जा रहे हैं तो आप 6 महीने का आपको वैलिडिटी टाइम लिखा रहेगा, ठीक है। यदि आप 2 महीने के लिए जा रहे हैं या 1 महीने के लिए जा रहे हैं या 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसमें वीज़ा में परमिट लिखा रहता है, टाइम वैलिडिटी लिखा रहता है वीज़ा में, ठीक है ना। तो आपको उसी हिसाब से वीज़ा प्रोवाइड करती है, ठीक। यदि आप 2 साल के लिए जा रहे हैं तो 2 साल का वीज़ा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप 3 साल के लिए जा रहे हैं तो 3 साल का वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे देश का सरकार आपको परमिशन देता है, परमिशन लेटर देता है कि आप ठीक है भैया, आप आओ मेरे देश में, ठीक है, काम करो, लेकिन आपको आप किस काम के पर्पज़ से आ रहे हैं, ठीक है ना, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना।
तो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ वीज़ा। वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। वीज़ा मेनली 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वीज़ा, सबसे पहला वीज़ा के बाद हम करेंगे ट्रांजिट वीज़ा। ये ट्रांजिट वीज़ा होता क्या है। ये ट्रांजिट वीज़ा उसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि हम हैं इंडियन, ठीक है, इंडिया से जाना चाह रहे हैं दुबई, दुबई से फिर जाना चाह रहे हैं कहाँ, अमेरिका, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। यदि हम इंडिया से जाना चाहेंगे दुबई, इंडिया से और दुबई तक जो दुबई जाएंगे, ये इसका ये ट्रांजिट वीज़ा का जो टाइम टेबल और वैलिडिटी होता है कम से कम 72 घंटे का होता है, ठीक है ना। तो यानी कि समझ गए ना, यानी कि अगर हम हैं इंडियन, इंडिया से हम जा रहे हैं दुबई, दुबई से फिर हम कहाँ जाना चाहेंगे, अमेरिका, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। एक होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा है कि हम यदि हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो ये टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा। एक है बिजनेस वीज़ा। ये बिजनेस वीज़ा कहते हैं किसको हैं, यदि हम कोई धंधा करने के लिए जा रहे हैं या वहाँ पे कुछ बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, दुबई में या सिंगापुर में, अपने देश से दूसरे देश में धंधा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको बिजनेस वीज़ा लेना पड़ेगा। ये है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं किसको हैं, यदि हम हैं इंडियन, ठीक है, हम जा रहे हैं दुबई में, हम चाह रहे हैं कि हम जाना चाह रहे हैं कि हम दुबई में पढ़ाई करें, ठीक, तो दुबई में पढ़ाई करने के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक होता है वर्किंग वीज़ा, काम करने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो काम करने का वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। मैरिज वीज़ा, जब देखिए मैरिज वीज़ा होता क्या है कि मैरिज वीज़ा उसे कहते हैं, ठीक है, यदि हम हैं इंडियन, ठीक है, यानी कि एक देश से दूसरे देश की लड़की से हम शादी करना चाह रहे हैं, ठीक, तो दूसरे देश की लड़की से हम शादी करना चाहेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, मैरिज वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक। अगर लेकिन हम रहेंगे कहाँ, वहीं पर हमको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उस देश की अगर मान लिया जाए कि दुबई की लड़की को अगर शादी करना रहेगा हमसे यहाँ इंडिया से, तो वो लड़की अगर यहाँ पे आएगी तो उसको भी मैरिज वीज़ा लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो मैरिज वीज़ा समझ गए। एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा होता क्या है, देखिए इमिग्रेंट वीज़ा उसे कहते हैं कि हम हैं इंडियन, ठीक है, लेकिन मेरा घर वर सारा चीज़ मेरा इंडिया में है, लेकिन हम क्या किए हैं कि इंडिया से मेरा घर वगैरह इंडिया में है, लेकिन हम रहते हैं कहाँ, दुबई में। दुबई में रह करके क्या किए, हम अपना घर वगैरह सब बनवा लिए, फ्लैट वगैरह खरीद लिए, मेरा वहाँ पूरी तरीके से अच्छा तरीके से घर हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पे रहने के लिए आपको इमिग्रेंट वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसे कहा जाता है इमिग्रेंट वीज़ा, ठीक। तो एक होता है, फिर 8वां नंबर पे आता है मेडिकल वीज़ा। मेडिकल वीज़ा उसे कहा जाएगा कि यानी आपके फैमिली में या मेरे फैमिली में किसी को बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, ठीक है, तो उस बीमारी हमारे इंडिया में सही हो ही नहीं रहा है, तो अगर हम चाह रहे हैं अगर विदेश में अगर सही कराएंगे ना तो बीमारी सही हो जाएगा, तो आपको मेडिकल वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ये NRI होता क्या है। देखिए ये अक्सर लोग ये NRI से काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, आखिर NRI होता क्या है, ठीक है। देखिए NRI उसे कहा जाएगा कि देखिए, लेकिन है वो बंदा इंडिया का ही है, ठीक है, मैं ज़्यादातर इंडिया का ही एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए समझने के लिए, लेकिन हम हैं इंडियन इसलिए ज़्यादा इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन है हम इंडियन, ठीक है, लेकिन हम 6 महीना से ज़्यादा दूसरे देश में रहेंगे, ठीक है, यानी कि मेरा जो जॉब, हम हैं इंडियन, ठीक है, हम अच्छा इंडिया में पढ़ा लिखाई किए और क्या बन गए, इंजीनियर बन गए, ठीक है, इंजीनियर बन गया तो मेरा जॉब कहाँ पे लग गया, दुबई में लग गया, ठीक, दुबई में मेरा जॉब लग गया, वहाँ मेरा परमानेंटली जॉब लग गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, शादी ब्याह हम यहाँ पे इंडिया में कर लिए हैं, ठीक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, ठीक, यानी 6 महीना से ज़्यादा दिन के लिए आप रहेंगे तो उसको NRI लड़का कहा जाएगा, ठीक है। ये लोग NRI लड़के, ये लोग जो होते हैं, अगर ये लोग पैसे कमा करके जो इंडिया में भेजते हैं और ठीक है ना, तो इन लोगों यानी पैसा जो कमा करके इनकम कमा करके हमारे इंडिया में जो भेजते हैं, इन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, किसी को भी नहीं, ठीक है ना। और हमारे देश के मजदूर भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हमारे देश से दूसरे देश में जो काम करते हैं, वो लोग जो पैसे कमा करके जो भेजते हैं, उन लोगों को पैसे का कोई 1 रुपया भी किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता है, ना हमारे देश के गवर्नमेंट को, ना ही वहाँ के देश के गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है ना।
समझ में आ गया होगा NRI कहते किसको हैं। ओके, थैंक्स, बाय।